दिल्ली's my home, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट और एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, आज हर क्षेत्र में दिल्ली दुनिया भर के शहरों को टक्कर दे रही है। विश्व की सबसे हरी भरी राजधानियों में आज दिल्ली भी शामिल है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम देश भर की एवरेज से 3 गुना है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। एज अ वुमन मुझे गर्व है कि इस महान राजधानी की बागडोर भी एक महिला के हाथ में है। तो आइए दिल से बातें करते हैं पिछले कुछ 15 सालों से दिल्ली का मार्गदर्शन कर रही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से। शीला जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। मैम, आप क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शुरू से ही इन्वॉल्व थी? नो यू वॉन्ट, बिकॉज जब आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा तब पहली कुछ महिलाएं एक्टिव पॉलिटिक्स में थी। नहीं, ज्यादा थी। अच्छा, एट दैट टाइम इसलिए ज्यादा थी कि यू हर्ड ऑफ दोज वुमेन, वेदर इट वाज चट्टोपाध्याय और वेदर इट वाज दिस लेडी कौर जो होती थी हेल्थ की मिनिस्टर वगैरह। ऐसा नहीं लगता था कि महिलाएं आज कुछ ज़्यादा हैं। हाँ, शायद चीफ मिनिस्टर्स वगैरह नहीं होती थी, टॉप पोजीशंस पे नहीं पहुंचती थी, वो इंदिरा जी के बाद हुआ। लेकिन थी वहाँ पर, पब्लिक लाइफ में थी। और विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये सब जानी पहचानी। राजकुमारी अमृत कौर की आप बात? हाँ, राजकुमारी अमृत कौर, दैट्स राइट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी द नेम। तो ये सब हम लोग परिचित थे इन लोगों से। फिर तो ऐसा नहीं था कि अजनबी थी, और ऐसा नहीं था कि इट वाज द बैस्टियन ऑफ मेन, सिर्फ ज्यादातर नहीं, महसूस नहीं होता था। नहीं। एक तो कुछ शायद हमारा बैकग्राउंड दिल्ली में ऐसा रहा, कॉलेजेस स्कूल्स में, कि जेंडर डिफरेंसेस महसूस कम हुआ। आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 3 सिस्टर्स, आई डोंट हैव अ ब्रदर। अच्छा। लेकिन उस ज़माने में भी आई वाज लकी इनफ टू हैव पेरेंट्स हु नेवर मेड अस फील कि तुम लड़कियां ही लड़कियां हो। नोबडी इन द फैमिली से तो वो एहसास नहीं हुआ कि लड़के कुछ और हैं या ज़्यादा प्रिविलेज्ड है वगैरह, ऐसा नहीं हुआ। तो pretty much the world was your oyster, you could choose what you wanted to do. Yes, pretty much. The choices were much less. अच्छा, much less. आप तो आज एंकर हैं, कब कहाँ होते थे एंकर्स? तो आपने जो पॉलिटिक्स जब ज्वाइन की, was it because your father was an eminent politician or so were you really father-in-law. Your father-in-law. जी. So my husband was in the IAS. तो उनका तो कोई पॉलिटिक्स में आने का सवाल ही नहीं था। अब ये था कि he was the only child of his parents. Okay. So वो तो IAS में चले गए, अब रह गई मैं। तो अगर जो मेरे फादर इन लॉ को नेचुरली एक फीलिंग थी कि भैया ये चलना चाहिए, देश के फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्टेड थे, देश में चलना चाहिए, कोई पब्लिक लाइफ में आए। बच्चे मेरे छोटे थे, लेकिन मैं फिर So you took on the mantle of your father-in-law. Yeah. That's amazing. Yeah. So बस आ गई। और जब इंदिरा जी की डेथ हुई, उससे पहले तो मैं पॉलिटिक्स में अपने फादर इन लॉ के लिए पीएन का काम, सेक्रेटरी का काम, हाउसकीपर का काम और जितने भी काम एक महिला को करने पड़ते हैं अपने सब मिक्स्ड अप थे। वो ज़माना था कि किसी के पास पीएस बीएस नहीं होते थे, तो टेलीफोन भी मैं ही उठा रही हूँ और सब कुछ। तो इट वाज ग्रेट लर्निंग। That's great. उसके बाद when Rajiv ji came onto the scene, and then he asked me to contest the elections, and I went into the elections without knowing where I was going, because और को देखती थी इलेक्शन लड़ते हुए या पॉलिटिक्स में काम करते हुए, खुद तो मैं पॉलिटिशियंस के लिए काम करती थी। Correct. क्योंकि बट गई और जीत के आ गई, बस that's all. That must have been quite a wonderful and a very different kind of Yes, achievement. it was exciting. The excitement sunk in a little later. I remember when I walked into Parliament House for the first time, मैंने कहा, ओ बाबा, यहाँ मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोग यहाँ बोले हैं, यहाँ इन्होंने काम किया है और देश का संचालन किया है। I was totally overawed by it all. But you worked on and carried the mantle forward. I think so. I think like any other woman, like you or any other woman,
and I would like to exclude men in this. They take things for granted. That's But true. women, you know, have Yeah, to prove absolutely. themselves. जी बिल्कुल। शीला जी, एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, हर एक के लिए अपने शहर के लिए बहुत सारे सपने देखते हैं। जी। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ आवर ओन सिटी। अब जब आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं, क्या अपने आप को कामयाब पाती हैं? यू नो, नाउ दैट यू आर डूइंग थिंग्स फॉर द सिटी, एज अ सिटीजन जो आपने सपने देखे थे अपने शहर के लिए, क्या आप उनको कामयाब कर पाई हैं आप? अब कामयाब पूरे हुए या नहीं हुए ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि नाकामयाबी, अगर जो आपको गलत बिल मिल रहा है तो वो भी नाकामयाबी है, और कामयाबी वो भी है कि आप मेट्रो में चल रहे हैं इतने जने। लेकिन तो वो तो पैमाना माइक्रो लेवल पे भी होता है और मैक्रो लेवल पे भी होता है। सेटिस्फैक्शन ज़रूर है कि हाँ बदलाव देखा है। जो एक दिल्ली पिछले 90s में एकदम एक स्टैंड स्टिल परिस्थिति में आ गया था, कुछ नहीं यहाँ होता था, लोग कहते थे क्या एक कुछ नहीं रखा दिल्ली में, ओवरग्राउंड देहात सा है, यू नो, इट्स नॉट फिट टू बी द कैपिटल ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ ग्रेट कंट्री लाइक आवर्स एंड अ लार्ज कंट्री। तो उसमें ज़रूर सेटिस्फैक्शन ज़रूर हुआ। काम ख़त्म हुआ ये मैं नहीं कहती हूँ। अच्छा, फिर एक बड़ी भारी चीज़ जो दिल्ली में है इज़ माइग्रेशन। We get about 5 lakh people every year to come in to live in Delhi. Oh my God. They get jobs and you know it's comfortable living. And I'll also tell you another thing कि कोई मुझे आज तक, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी नौकरी में करा हो, कोई दिल्ली आ गया तो फिर वो वापस नहीं जाता कभी। तो वो फिर इट ऑल कम्स ऑन। दिल्ली की सीमाएं कम हैं, मतलब सीमित है, ये नहीं कि यूपी की तरह बहुत बड़ी है या क्या है। तो वो एक इट्स अ कांस्टेंट चैलेंज। ये तो वही बात होगी कि आपका परिवार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और उस परिवार को रोका भी नहीं जा सकता। यू कांट हैव एनी फैमिली प्लानिंग देयर। दैट्स राइट, दैट्स अ गुड एनालॉजी। अच्छा शीला जी, दिल्ली के विकास के लिए आपने जो मॉडल बनाया है इसके बारे में हमें कुछ बताइए। दिस इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल जो आपने फॉर्म किया है इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें यह है कि एक तो मैं आपको बता दूं, मेरे लिए दिल्ली सबसे प्यारी जगह है, क्योंकि मैं पढ़ी यहीं और इसको ग्रो करते देखा है। मैं कुतुब मीनार टांगे में बैठकर पिकनिक भी हमारा परिवार जाता था, गाड़ियाँ तो इतनी होती नहीं थी, और गाड़ी थी भी तो वो फादर या मदर किसी को चले तो हम टांगे में गए। ये जो आपका ITPO है ना जी, वहाँ पर एक छोटे सा मज़ार है कॉल्ड मटका पीर। हाँ, वो मटका पीर पे शाम को जाकर लगता था बस अब तो दिल्ली ख़त्म हो गई, यानी एंड आ गया, सीमा आ गई दिल्ली, बिल्कुल सीमा आ गई। तीसरी चीज़ ये थी कि मैं और मेरी बहनें और कभी फ्रेंड्स और कज़न्स रात को 11-11, 10-10 बजे लुटियंस दिल्ली में अपनी साइकिल चलाते रहते थे कि यू नो एक्सरसाइज भी हो गई, पर अच्छा लगता था। कभी डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता था कि कोई आके छेड़ देगा या क्या होगा। और दिल्ली में अगर जो पकवान देखते आप तो सिवाय चाट के और शायद वो पुरानी दिल्ली की पूरी और ये सब, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। ये वोल्गा वोल्गा थोड़े बहुत थे। कॉलेजेस सीमित थे, लोग सीमित थे। सुबह जाइए तो आप हम साइकिल करके स्कूल जाया करते थे, और कभी रास्ते में कोई गाड़ी 2-1 मिल गई तो मिल गई। बाकी हमारा एक खेल भी होता था कि हम सब गाड़ियों के नंबर्स नोट करते थे कि किसने ज़्यादा करे। So anyway, तो simple things, but very different from today's Delhi. And then it grew. It became a more cosmopolitan. एक तो डिप्लोमेट कॉन्क्लेव आया, तो वो you see बहुत एक इंटरनेशनल एक फ्लेवर आ गया। फिर दिल्ली में केरला से भी लोग हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, और गुजरात के भी हैं, और सबके हैं। तो इट इज़ नॉट ए नॉर्मल स्टेट जो हिंदुस्तान में माना जाता है कि भाई ये इस जात के हैं, या इस बिरादरी के हैं, या इस धर्म के हैं। वो सब मिले हुए हैं और सब में सुख चैन से रहते हैं। अब ये 15 साल हो जाएंगे मुझे, एक भी हमारे पास कोई रायट नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि एवरीबडी लिव्स एंड लेट्स लिव। मतलब सामाजिक भेदभाव को लेकर भेदभाव है, वो उस पे जाति या धर्म पर आधारित नहीं, सब है यहाँ पे। बहाई टेम्पल भी है यहाँ पर, और ज़ोरेस्ट्रियंस का भी है।
तो इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड इट हैज़ evolved. And I think one of the reasons I always feel very much in tune with Delhi is that it changes and makes you change also. Along with it. हाँ, ये नहीं कि आप एक इत्मीनान से बैठे हुए हैं. हाँ. There's a challenge all the time, something new happening all the time. तो मैम जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी, ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ जो आपका मॉडल है, इसके बारे में हमें बताइए. देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसलिए है, अब ज़रूरी किसी भी सरकार के लिए या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, कि देयर आर मेनी हैव्स, देयर आर मेनी हैव नॉट्स. दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री. सही बात है, लेकिन गरीबी भी है, कुछ 3 गुना है बाकी देश. हाँ 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 हाँ, आपने कहा. लेकिन उसके साथ साथ गरीबी भी है. मकान नहीं है, जगह नहीं है, जो एक इज्जत की ज़िंदगी किसी तबके को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है. तो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ का ये किया कि अब जैसे लाडली योजना की कि लड़कियों को स्कूल भेज दीजिएगा. तो लाडली योजना में स्कूल पढ़िए आप, 12वीं क्लास में आपको 1 लाख रुपए मिलेगा. We are the first city in the entire country, perhaps the state also, जिसने किशोरी योजना शुरू की. किशोरी इज़ फॉर पर्सनल हाइजीन. वो मुफ्त हम करते हैं, सब लड़कियां 8-10 लाख जिससे कुछ स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बहुत कम हो गया है. स्कूल के रिजल्ट्स में हमारी लड़कियां डू बेटर देन बॉयज डू. और रिजल्ट्स भी अच्छे हुए. कहाँ जब हम आए थे तो शायद 62% था, आज 88% लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहा. और कितने सैकड़ों स्कूल्स हैं, 100-150 स्कूल्स हैं जो एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं. कहाँ 30-40 ऐसे होते थे, और मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ. तो एजुकेशन भी बदला है, नज़रिया बदला है, एंड इंक्लूसिवनेस टू टेक द ओल्ड पीपल ऑल्सो इन इट. अब जैसे मैं आपको पेंशन्स हम देते हैं ओल्ड पीपल को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं. अब उनको हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दिल्ली में मिलती हैं 1000 रुपया और 1500 रुपया. विडोज़ को 1500, इनको 1. अब एक कपल आया मेरे पास कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले. उन्होंने कहा, दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी पेंशन 500 से 1000 कर दी. तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको इससे सहूलियत थी. मैंने कहा पर क्या फ़र्क पड़ा? कहने लगे हमारे जो पोता पोती है वो अब आकर आते हैं और उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं छोटी सी चॉकलेट या टॉफ़ी हम दे देंगे, पहले हम नहीं कर पाते थे. तो वो उनमें जो आत्मविश्वास आया कि मैं कुछ दे सकता हूँ, और आत्मसम्मान और वो आकर्षण बच्चों का कि भाई हम नाना नानी दादा दादी के पास जाएंगे. आई नेवर फॉरगेट दैट, यू नो, द वे दे सेड इट, सो मच हैपन. तो हमने ये इंक्लूसिव ग्रोथ का ये करा, पढ़ाई में, शिक्षा में, पेंशन्स में, क्रॉस जेंडर को भी पेंशन्स हम दे रहे हैं अब, तो विकलांगों को भी करके. दिल्ली में हम बजट को धीरे धीरे बढ़ा के आज 65% जो हमारा बजट है वो सोशल सेक्टर में जाता है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है. You see, we have a lot of infrastructure भी आप देखती हैं, फ्लाईओवर्स है, मेट्रो है, बसेस एयर कंडीशनड और लो फ्लोर है, और सड़कें बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं दिल्ली की. दिल्ली में 1,17 लाख लोग रहते हैं, पर इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है. You know, you don't feel that, you know, the city is closing in on you. हाँ, the city is closing. तो सड़कें चौड़ी हैं, high rise buildings है, but very contained, and also the greenery. Ma'am, 20% green cover है. 23 है. Okay, I'm stand corrected. 23% green cover है. मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. जी बिल्कुल. इसी विंटर में मैं वॉक कर रही थी अपने गार्डन में, सडनली एक आउल आया, वो जैसा फॉन कलर का, बिल्कुल फॉन कलर का, और वो आके एक डाल पे बैठा जिस पे साथ में चल. आई वाज स्टॉर्ड, वो कहाँ से था. फिर मैं जल्दी से गई अंदर, उसको गूगल से देखा. ही वाज अ साइबेरियन ऑयल आउल. वो तो बहुत रेयर होता है. हाँ, हाँ. तो वो कैन यू इमेजिन एक्साइटमेंट क्या था.
और मैं कितने दिन तो उस पर उसको कूदती रही कि भैया ये हमारे घर में आया, और बस दैट वाज द ओनली टाइम, आई डोंट नो इट वाज ही और शी, बट ओनली टाइम आई सॉ वन। उसके बाद तो खैर ये होगा फरवरी मार्च का महीना होगा, उसके बाद देखा नहीं उसको, लेकिन पेड़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ अब उम्मीद है कि आगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं जो दिल्ली को इतना आकर्षित और सुहावना बनाती है। बिल्कुल। वेल, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन जो बेसिक अमेनिटीज़ हर इंसान की मूल ज़रूरतें हैं। और जहाँ तक मकान का सवाल है, रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ और रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ बहुत ही चर्चाजनक अचीवमेंट्स रही हैं दिल्ली सरकार की। इतने सालों से चली आ रही इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आपने कैसे हल किया? देखिए, इसको हम सोच रहे थे इसके बारे में कम से कम 5-6 साल। दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी बहुत है, कुछ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे आती, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, एलजी करते। लॉ एंड ऑर्डर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर करते। तो अब ये दिक्कत थी कि आप मकान नहीं बनाते हैं, इसलिए जो भी बेचारा है वो झुग्गी बना लेता है, क्या करे, कुछ तो उसे छत चाहिए, या फिर जो संपन्न हो जाता है तो वो फिर ऐरे गहरे से ज़मीन खरीद लेता और अपना मकान बना लेता। वो जो ऐरा गहरा है वो भी बना नेचुरली उसको फ़ायदा होता है, बेचता है। और जो इंस्टीट्यूशंस है जिनको ये रोकना चाहिए कि भैया कहाँ से आप बना रहे हो ये मकान, पूरी कॉलोनी की कॉलोनी बनी, वो बना लेते, वो उधर देख लेते हैं कुछ करप्शन वगैरह चलता हो। लेकिन जिस बेचारे ने अपनी जीवन की पूंजी लगाई अपने मकान में, इज़ इट फेयर? वो तो उस वक्त उसने खरीद लिया, साझेदारी हुई, खरीद लिया, लेकिन क्या आप उसके मकान को तोड़ेंगे? और लाखों की तादाद में है। तो ये जद्दोजहद, बिकॉज वो रूल्स नहीं परमिट करते और सिस्टम नहीं है वगैरह, उसमें हमें 5-7 साल लगे just to clear it and to see, make people realize you have to recognize them. How can you go and break a house? मैंने एक मकान बनाया, 2 लाख का बनाया, मेरी तो सारी जीवन की पूंजी चली गई। How can you be so inhuman? तब इसको रेगुलराइज किया, अब समझ में आए सबको। आई मस्ट से द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टूड एंड द डीडीए ऑल्सो अंडरस्टूड। तो अब ये सिस्टम जो शुरू हुआ है रिकग्निशन का, बट इसमें इलीगल और ना बने, वो तभी हम कर सकेंगे मकान बनाए। हमारे पास ज़मीन नहीं है तो डीडीए से हाथ जोड़ते हैं कि भैया तुम बनाओ जल्दी से। ये है, तो इस तरह आपने इसको सॉल्व किया एंड इट्स ऑन इट्स सॉल्व सोल्यूशन के नज़दीक आ गए हैं। अब हम रिकग्नाइज किया इसको। आपकी लेगेसी जो है वो आपके बेटे संदीप भी अब आगे बढ़ा रहे हैं, ही इज आल्सो इन पॉलिटिक्स। आप उन्हें क्या एडवाइस देती हैं ऑन बीइंग अ गुड पॉलिटिशियन? मैंने अपने फादर इन लॉ से उनके एग्जाम्पल से सीखा जी। और मुझे उम्मीद यही है कि संदीप को मैं कुछ ऐसी विरासत में न छोड़ जाऊं कि जो उसको लगे कि ये काम नहीं होना चाहिए था। That's all I can say. बाकी जब वो चाहते, we are a very democratic family. अच्छा. We are republics. सब अपने अपने काम करते and then get together. So there's no problem. मैम, are you ready for some fun questions? अब हम आपसे कुछ दिलचस्प सवाल पूछे तो आप जवाब देंगे? बोलिए। Great. अच्छा, तो चलिए हम थोड़ा रैपिड फायर ही खेल लेते हैं आपके साथ। आपकी इंडिया में फेवरेट वेकेशन स्पॉट क्या है? हिमाचल। आप वहाँ जाती रहती हैं? लवली। ओके, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का ऐसा कौन सा पहलू है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इसकी ब्रॉड माइंडेडनेस, इसका सबको संभाल लेना, इसका दिल, जैसे आपने कहा है दिल्ली दिल से है। हाँ, दिल से है। वाकई में दिल से है। आप दिल्ली में ही पली बड़ी हैं तो दिल्ली के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ होंगी। आपका फेवरेट स्पॉट क्या है टू गेट पीस एंड क्वाइट? नहीं, चप्पे चप्पे से मैं नहीं वाकिफ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बढ़ती चली जाती है। आज मैं प्रीतमपुरा जाऊँ तो उसकी शक्ल ही 2 साल के बाद बिल्कुल बदल गई है। लेकिन अगर जो फेवरेट स्पॉट देखा जाए तो मुझे निज़ामुद्दीन, जहाँ मेरा छोटा सा घर है, वो सबसे फेवरेट लगता है क्योंकि हुमायूं का ट्यूम बिल्कुल मेरे घर के सामने है। हमने सुना है कि आप एक संगीत प्रेमी हैं, आपको विभिन्न प्रकार के म्यूजिक से बहुत लगाव है, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर मैं कह सकती हूँ एक कुछ बरस पहले
महिलाओं में लता बहुत अच्छी थी और ये पुरुषों में मोहम्मद रफ़ी ठीक थे, हाँ। लेकिन मुकेश बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी साफ से बता देती हूँ, मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो तो नहीं पसंद करेंगे। आज का म्यूज़िक तो मुझे समझ नहीं आता, इट्स अ लॉट ऑफ नॉइज़, और जो लय या एक मेलोडी म्यूज़िक में होती है वो नहीं है, और शायद आई एम आउट ऑफ डेट और समथिंग। अब वो मेरी जो ग्रैंड डॉटर्स वगैरह सुनती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इस पे क्या करूं। तो और लता जैसी थी या ये थे कि बिल्कुल वो एक कोयल की तरह थी रियली। सो मे बी आई एम ओल्ड फैशन्ड, बट जब तक मेलोडी ना हो और ताल का मिश्रण ना हो, आजकल मेलोडी नहीं है, सिर्फ वो करिए, और मैं समझती हूँ शायद वही नहीं। आई लेट यू इन ऑन अ सीक्रेट, वो मेरी भी अब आज तक फेवरेट है लता जी। नोबडी कैन बीट लता जी। Yes, nobody can beat her. There used to be Geeta Roy. जी। She was also very good, but Lata was Lata. जी। अच्छा, अगर कोई ऐसा गाना आपको आपके जहन में है जो दिल्ली को डेडिकेट किया जा सके, जो दिल्ली की आवाज़ हो, कुछ आपको याद हो तो? क्या इतने लाखों गानों में क्या डेडिकेट करें, लेकिन दिल्ली के बारे में गाने ज़रूर बनाए गए हैं। अभी हाल में एक गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी बना है, और दो तीन एक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ एंथम्स बनाए गए हैं डेडिकेटेड टू दिल्ली के किस तरह से है इसकी हरी भरी सड़कें और इसका मौसम और इसकी सुहावनी खुशबुएं और खाने के तरीके, रहने के सहने के तरीके, क्योंकि ये बड़ा मॉडर्न सिटी भी है और बड़ा स्टीप्ड इन एंशिएंट कल्चर भी है। अगर जो आप चांदनी चौक के वहाँ पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि दूसरी दुनिया में आ गए। तो या ईस्ट दिल्ली भी जाएंगे तो वहाँ लगेगा कोई डिफरेंट है। इट्स ग्रोइंग अप नाउ। यू लिव इन ल्यूटियंस दिल्ली तो इट्स वेरी डिफरेंट। यानी दिल्ली के अंदर ही कई कल्चर्स भी हैं, कई समझिए शहर भी बसे हुए हैं जी। क्योंकि एक एरिया में साउथ दिल्ली हो या नॉर्थ हो या वेस्ट हो, उसका कल्चर भी डिफरेंट है, भाषा भी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। तो इट्स एज आई ऑलवेज से इट्स काइंड ऑफ अ मिनी इंडिया। तो और हर चीज़ समाई हुई है। इट्स अ लवली प्लेस। ग्रेट मैम, आपसे बातें हम जारी रख सकते हैं कुछ घंटों तक, because it's the first time that we've really seen the woman behind the chief minister of Delhi, and thank you so much आपने हमसे समय निकाला। I hope the woman is not different. Not at all. It's been a pleasure really, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. I've enjoyed it. Yeah. आज इंटरनेशनल मैगजीन न्यूज़वीक दिल्ली को दुनिया की टॉप 10 परफेक्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड में गिनती है, और कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन ने इसे हिंदुस्तान की सबसे चहेती सिटी का टाइटल दिया है। हमें यकीन है कि शीला जी जैसी काबिल और संवेदनशील महिला के नेतृत्व में दिल्ली उन्नति की राह पर कदम बढ़ाती जाएगी और बढ़ाती जाएगी, और आने वाली पीढ़ियां इन्हें दिल से सलाम करेंगी। तो हमारे साथ वक्त बिताने के लिए एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रुके ना